हेलो बच्चों। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। एक बार पुनः हम आप सभी के लिए, आप जैसा कि आप देखते हैं, NCERT के बुक से ही MCQ लेकर आए हैं। और ये जो MCQ हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए, जो नीट प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कभी भी बुक को भी उठाकर देख लें, ये वही NCERT के ही आपके लिए ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और NCERT के जो क्वेश्चन हैं वो आप जानते हैं, वैसे भी आप क्लास में भी सॉल्व करते हैं। और उसी आधार पर ये बिलियन लेसन के क्वेश्चन हैं जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। इस सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो सॉल्यूशन लेसन में एक पार्ट हमने कर भी लिया था और अब नेक्स्ट पार्ट पर हम बात कर रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा धैर्यपूर्वक आप देखें, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक, देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन मल्टीपल जो क्वेश्चन है वो प्रारूप सेकंड है इसका। यहाँ नोट भी दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो, कुछ नोट देखिए आप, ये 10 रुपये 20 रुपये का नोट नहीं है, समझ रहे। ये निम्नलिखित प्रश्नों में दो या इससे अधिक विकल्प हो सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में दो भी हो सकते हैं या उससे अधिक भी विकल्प हो सकते हैं। चलिए कि क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द्रव विलायक के निश्चित आयतन, अर्थात जो आपका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ठीक, उस जब किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट का वॉल्यूम यदि कांस्टेंट हो जाए तो कहते हैं गैसीय विलेय की विलेयता को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो सर आपको बता दें, चाहे आपका कारक तो आपके तीनों ही प्रभावित करते हैं, चाहे विलेय की प्रकृति हो, चाहे ताप हो और चाहे दाब हो। डिफरेंस केवल इतना है कि अब विकल्प कौन सा होगा। तो विकल्प आप देखें तो पहला विकल्प तो आपका यह भी होगा कि स्थिर ताप पर का तथा गा, मतलब स्थिर ताप पर जो आप देख रहे हैं, स्थिर ताप पर जो आपका विलेय की प्रकृति है यह भी सही है। और स्थिर ताप पर जो आपका गा गमला का है, अर्थात गा है, वो है दाब, यह भी आपका सही है। ठीक, लेकिन विकल्प उसने पहले भी किए, दो या इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो अधिक की बात का देखो, हमने आपको पहले बताया ये टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा तो हम ताप को नहीं लेंगे, इसलिए वहाँ क्वेश्चन का स्थिर ताप पर, और दाब की तो यहाँ बात ही नहीं होगी हमारी। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा आपका एक तो क्वेश्चन हुआ और एक क्वेश्चन आपका ये राइट होगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए। मतलब आपका पहला और तीसरा ये दोनों के दोनों आपके होंगे राइट होंगे। ठीक है, अगर विस्तार चाहिए तो आप थोड़ा वीडियो को एक बार बस देख लीजिए। बिलियन लेसन के हमने वीडियो पढ़ाई है, उसमें इस बात की हमने चर्चा भी की है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन ने कहा कि बेंजीन के दो अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल लगभग उतने ही प्रबल है। अर्थात जो बेंजीन के दो अणु हैं, जैसे एक अणु लिख लिया C6H6, इसी प्रकार एक को लिख लिया C6H6, अर्थात बेंजीन के दो अणुओं के मध्य, एक अणु आपका जी हो गया बेंजीन का, एक अणु जी हो गया आपका बेंजीन का, ये दोनों के दोनों बेंजीन के अणु हैं। तो बेंजीन के इन दोनों अणुओं के मध्य जो अंतर आणविक बल है लगभग उतने ही प्रबल होते हैं, वो कहते हैं जितने दो टालुइन आप जानते हैं C6H5CH3। ठीक, जैसे कि टालुइन के दो अणुओं के मध्य होता है, मतलब बेंजीन के अणु के मध्य जो बल लग रहा है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, वह दो टॉल्यूइन के मॉलिक्यूल्स की मजबूत नहीं लगता है। तब वो कहता है कि बेंजीन और टॉल्यूइन
के जो मिश्रण है इनमें से क्या सही नहीं है, उसके लिए विकल्प क्या सही नहीं है। तो आपको बता दें जो बेंजीन है और जो आपका जो टॉलूइन है ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। अर्थात बेंजीन और टॉलूइन ये आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, अर्थात अनादर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है एक तो चौथा नंबर का सही होगा और एक आपके तीसरे नंबर का है, क्योंकि जो आदर्श विलयन नहीं बनाते हैं वे बनाते क्या हैं, मतलब स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। जो आदर्श विलयन नहीं बनाते हैं वे स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। इसलिए आपके ये दोनों के दोनों विकल्प राइट होंगे। कौन कौन से, ये दोनों। समझ बात आ चुकी, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में बच्चों हम बात करें तो आप देखिए 29 नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, बिकॉज मतलब आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4 होती हैं। एक होती है परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरी है वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब, तीसरी हिमांक का अवनमन और चौथी जो है वो है क्वथनांक का उन्नयन। पहली परासरण दाब अर्थात पी लिख लीजिए या पाई लिख लीजिए, दूसरी वेपर प्रेशर पी माइनस पी एस बाई पी, चाहे पी नॉट माइनस पी एस इंटू पी, या दूसरा होता है के वी जिसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और अगला अगर देखें एक होता है के एफ फ्रीजिंग वाला। तो ये 4 आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। पाई जिसे परासर दाब बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और आपका क्वथनांक का उन्नयन अर्थात के बी, और हिमांक का अवनमन अर्थात के एफ। ये चारों के चारों आपके अनुसंग गुणधर्म होते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंग गुणधर्म है, क्यों, कि ऐसा क्या है कारण, वो कहते हैं ऐसा क्यों है। तो वो कहता है क्वेश्चन क्या है इसका, 29 नंबर का क्वेश्चन है कि इसका रीजन है कि यह विद्युत अनवगत विलेय के विलयन में सांद्रता पर निर्भर करता है। ये भी उचित बात उनका कहना कि जो अनुसंग गुणधर्म होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की सॉल्यूशन में उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो निर्भर करता है उस पर, और जबकि विलेय अणु की प्रकृति पर नहीं करता। अगर यहाँ लिखा होता विलेय अणुओं की संख्या तो सही होता, यहाँ लिखा विलेय अणुओं की प्रकृति, तो प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ठीक नहीं करता, इसलिए इसके राइट आंसर आपका है। लिखा होता है यह विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक, तो ये भी आपका राइट हो गया। अर्थात ये दोनों के दोनों आपके राइट होंगे। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। 30 नंबर का सबसे अच्छा है वन हाफ फैक्टर बोलते हैं। वन हाफ फैक्टर के बारे में जान लीजिए। वन हाफ फैक्टर स्मॉल आई बोलते हैं। कल आपको एक समझाया भी था मैंने वन हाफ फैक्टर के लिए। ठीक है, अब विस्तार से जाओ किसी दिन मैं लेकर आऊँगा आपके लिए वन हाफ फैक्टर, वीडियो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी जो क्योंकि वन हाफ फैक्टर मैंने अभी तक वीडियो पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक कल भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था वन हाफ फैक्टर का। वन हाफ फैक्टर आई के लिए ये तक कॉमन सी बात है। एक तो समझ लीजिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन सही है, 30 का थर्ड आपका सही है, क्योंकि जो प्रेक्षित मान होते हैं और जो परिकलित मान होते हैं इनके अनुपात को ही हम बोलते हैं वन हाफ गुणांक। यह आपका होता है कि जो सामान्य मान होता है और जो असमान मूलर द्रव्यमान, यह भी सही होता है। मतलब सामान्य मूलर द्रव्यमान या असमान मूलर द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वही वन हाफ फैक्टर है, और प्रेक्षित मान और परिकलित मान के अनुपात को भी हम बोलते हैं वन हाफ गुणांक। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है, आप समझते होंगे कि क्वेश्चन ने पहले भी नोट दिया था आपको कि इसके दो विकल्प हो सकते किसी चीज़ के। चलिए बच्चों आगे 31 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है समपरासारी विलयनों में समान होने चाहिए। तो समपरासारी विलयनों में समान होना चाहिए डेंसिटी एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, घनत्व और क्वथनांक में उन्नयन, ये दोनों के दोनों आपके
सही होनी चाहिए। समप्राचीरी विलयनों में दोनों होना चाहिए। अर्थात समप्राचीरी विलयन का मतलब होता है समान ताप पर बना वह विलयन जिसमें एक बार समान ताप पर बना हुआ विलयन जिनके परासरण दाब समान हो, वही कहलाता है समप्रासरी विलयन। मतलब समान परासरण है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, डेंसिटी एंड एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों के दोनों आपके राइट हैं। ठीक बच्चों, इनको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखो आपको इसी सॉल्यूशन लेसन का हमने एक फर्स्ट लेक्चर आपको दिया भी है एमसीक्यू का, और ये सेकंड लेक्चर है एमसीक्यू का। आप यहाँ कभी अपनी बुक में भी देख लें, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं। जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है उसी बुक के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन के बुक के ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए और उन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आइए, हो सके तो बुक भी अपने पास रख लिया करो आप, तो क्लियर हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। देखिए वही क्वेश्चन है जो अभी बताया मैंने कि निम्नलिखित में से कौन से द्विअंगी बाइनरी मिक्सचर का संगठन द्रव और वाष्प अर्थात वेपर स्टेज में समान होगा। मतलब कौन सा ऐसा मिश्रण है वो कहते हैं जो उनको यदि दोनों मिश्रणों को आप मिलाया था, बेंजीन टॉलुइन को मिला दिया आपने, जैसे उन्होंने कहा है सपोज दैट बेंजीन टॉलुइन को मिला दिया, बोले जल नाइट्रिक अम्ल को मिला दिया, या जल एथेनॉल को मिला दिया, या एन हेक्सेन एन हेप्टेन को मिला दिया, उस स्थिति में जो स्थिति जो होगी, स्टेज जो होगी वो समान होगी। तो सर आपको पता है यदि HNO3 प्लस H2O को मिला दें तो सेम दिखाई देता है वो, और आपको पता है H2O और एथेनॉल बोले तो C2H5OH, इनको मिला दे तो एक सा लगेगा नहीं कि ये पानी है कि एथिल अल्कोहल है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन राइट है वो राइट क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका नाइट्रिकम, एंड राइट क्वेश्चन होगा आपका एथेनॉल वाला। ठीक है, समझ में आई होगी आशा करते हैं हम। आइए आगे क्वेश्चन की हम बात करें, अगले क्वेश्चन पर हम बात कर ले रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। चलिए कि समपरासारी विलयनों, सेम कंडीशन आ गई कि समान दाब पर बना ऐसा विलयन जिनके पाषण दाब समान हो उन्हें समपरासारी विलयन हम कहते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं पहले पॉइंट पर। तो 33 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड देखिए, पहले देखिए समपरासारी विलयनों में क्या होता है, विलेय विलायक वही होते हैं? नहीं सर, विलेय विलायक वही हो सकते हैं, विलायक वही हो भी सकता है और विलायक वह नहीं भी हो सकता है। लेकिन जी आप जानिए कि परासरण दाब तो सर समान ही होता है, लेकिन विलेय और विलायक वही भी हो भी सकते हो नहीं, क्योंकि समपरासारी विलयन में जरूरी नहीं है कि विलेय समान हो, जरूरी नहीं है कि विलायक समान हो। आपके विलेय विलायक दोनों समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ठीक है, इससे 33 का यह दोनों आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं हम। 34 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, इसको छोटा करते थोड़ा सा, इससे आप अच्छे देखिए, एक छोटा सा पॉइंट है, आप इसको ध्यान देना। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए इसमें तो आपको बस जहाँ लाइन सीधी दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ देखो एक सीधा गया, यहाँ देखिए चौथे नंबर में भी आपका जो बना है, यहाँ देखो ध्यान से थोड़ा, यहाँ क्वेश्चन में जो आपको कहा गया, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, विलयन के कुल वाष्प दाब टोटल वेपर प्रेशर की बात कर रहा है कि क्या परिवर्तन होगा, बैच ग्राफ क्या होगा। तो ये आपको प्रेशर बता रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में बता रहा है, यहाँ पर प्रेशर बता रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो आपका जी जो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों के दोनों आपके राइट है। अर्थ मैंने कहा दबा दिलिए, पहला एंड फोर्थ दोनों आपके राइट हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा इन पर अच्छे से। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन पर आइए फिर, क्योंकि क्वेश्चन विकल्प समाप्त हुए और केवल नए नए क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, देखो
बार बार कहूँगा कि थोड़ा वीडियो को थोड़ा ध्यान से आप देखें, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और समझ में भी क्वेश्चन आएंगे आपको। और जब आप पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन भी समझ नहीं आएंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि अणु संख्य गुणधर्म तब परीक्षित होते हैं जब, कब परीक्षित होते हैं ये बात करनी है। तो परीक्षित तब होंगे जब किसी नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल में मिला दिया जाए। मतलब अवाष्पशील ठोस को वाष्पशील द्रव में घोल दिया जाए, तब यह आपका राइट होगा। और एक पॉइंट और भी है, आप देखते हैं कहीं और लिखा भी होगा, हाँ लिखा कि किसी नॉन वोलेटाइल लिक्विड को वोलेटाइल लिक्विड में घोला जाए। मतलब जो है कि एक तो होना चाहिए अवाष्पशील, एक होना चाहिए वाष्पशील। चाहे वाष्पशील लिक्विड को अवाष्पशील लिक्विड में घोल दें और चाहे अवाष्पशील ठोस को वाष्पशील लिक्विड में हम घोल दें। ऐसी कंडीशन आपको कहीं मिलती है तो आपका इस प्रकार के क्वेश्चन राइट होंगे। अर्थात आप खुद देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों आपके राइट है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये सभी के सभी आपके 35 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हो सकेगा, देखो क्योंकि आप ही देख रहे हैं, यहाँ देखिए आप खुद देखिए इस बात को अच्छे से कि अब लघुत्तरीय प्रश्न आए हैं जहाँ आपको क्वेश्चन कहा कि विलयन और पश्चात द्रव्यमान संबंध समान बोलता है, विलेयता नियम को समझाइए। मतलब ये अब लिखने वाले क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जितने थे वो कंप्लीट हो गए किस्म के। तो अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कंप्लीट हो गए हैं तो बच्चों आप तो खुद जानते हो फिर क्या करेंगे, हम बैठेंगे थोड़ी, खाली थोड़ी बैठेंगे। अर्थात सीधी सीधी बात यह है कि अब जो MCQ आएंगे आपके, वो MCQ आपके नेक्स्ट लेसन चाहे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आएंगे या आपके केमिकल काइनेटिक्स से इसके आएंगे, या आप बता दीजिए तो NCERT के ही MCQ या तो हम क्लास 11th के लेकर आए, आप कह दे तो, या आप कहें तो हम बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन MCQ आपके लिए लाएंगे MCQ ही, और वही MCQ होंगे जो आपकी NCERT बुक में होंगे, आप अच्छे से देख सकते हो उसको। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इतना जानकारी दे दें किस चैप्टर के MCQ आपको चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार आप हमें कमेंट करके अपनी जानकारी देते रहते हैं, वही प्रक्रिया आप दोबारा दोहराते रहें। ठीक है, तो चलिए हम आगे न्यू टॉपिक पर आप मिलते हैं। आप हमें जानकारी देते रहिए क्या करना है क्या नहीं, कहाँ तक क्वेश्चन लेके चल रहा है। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप शेयर भी करोगे, और यदि सही नहीं लगी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। ठीक है, आइए, धन्यवाद।